हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेलमा बोकारो झारखंड। और आज की क्लासेस हमारी रहेगी मेथड ऑफ वर्किंग में। हम लोग देख रहे थे अंडरग्राउंड के टाइप कितने होते हैं और किस तरह अंडरग्राउंड माइनिंग हम लोग करते हैं। तो आज की हमारी हेडलाइंस है फैक्टर इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ माइनिंग मेथड। इन्फ्लुएंस मीन्स, आप अगर हिंदी के टर्म में देखेंगे इन्फ्लुएंस की, तो इसकी मीनिंग होती है प्रभाव। ठीक है, प्रभाव। तो ये कहता है कि कोई भी फैक्टर हम लोग चॉइस करते हैं माइनिंग मेथड में। माइनिंग मेथड में फैक्टर क्या, फैक्टर मीन्स मेथड ऑफ वर्किंग। तो मेथड ऑफ वर्किंग कितने टाइप के होते हैं? माइनिंग मेथड कितने टाइप के हैं? ओनली टू वन, दैट इज ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड। ओपन कास्ट में क्वेरी माइनिंग, इसमें जो ओपन कास्ट में जो माइनिंग होती है वो चार तरीके की होती है: स्ट्रिप रेशियो, क्वेरी माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग। ओके, एंड दिस वन अंडरग्राउंड में एक बीपी मेथड हो गया, बी एंड पी मेथड हो गया, एक लॉन्ग वॉल मेथड हो गया, एलजी मेथड, लॉन्ग वॉल मेथड। ठीक है, और एक स्पेशल केस होता है जिसमें कि स्पेशल मेथड, जिसमें कि माइंस टब या सेटल कार्ड्स के द्वारा उसको एक्सकवेशन करते हैं। बट ये हमारा सिलेबस में नहीं है, तो इसे देखना नहीं है। मैं जानने के लिए जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो ये जो टॉपिक कहता है फैक्टर इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ माइनिंग मेथड, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी मेथड हम कब यूज कर सकते हैं या फिर कब यूज करें। सपोज दैट ये हमारा अर्थ सरफेस है, सरफेस हो गया। ठीक, और ये बिलो आपका अप्रोक्स मान लेते हैं 400 मीटर। ठीक, या फिर ये बिलो हमारा 300 मीटर। ओके, ये जो सरफेस है, सरफेस से 300 मीटर के दूरी के बाद हमारा कोयल का फॉर्मेशन है। कोयल का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोयल। ओके, और ये हार्डली डीप किया है 600 मीटर्स या फिर 500 मीटर्स मान लेते हैं। ये मैं बस ऐसे ही बात रख रहा हूँ समझाने के लिए। अदरवाइज रेयर केस में 500 मीटर तक डीप कोयल की फॉर्मेशन रहती है। कोयल की फॉर्मेशन 200 से स्टार्टिंग होके आपका 400 या फिर 500 हार्डली जाता है, और भी डीप जा सकती है। लेकिन जो फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग हम लोग जो देखेंगे वो इतना ही डाटा लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा 300 मीटर के बाद कोयला का फॉर्मेशन है, कोयला का फॉर्मेशन है, और 400 या 450 मीटर डीप तक गई है, या सपोज 500 मीटर तक डीप तक गई है। ओके, यहाँ तक कोयला का फॉर्मेशन है। इसके बाद मोल्टन रॉक्स, मार्कमा या फिर जो भी है सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक जो भी रॉक है नीचे है। तो क्या ऐसे माइंस में, यानी कि 300 के बाद फॉर्मेशन ऑफ कोयल है, तो ऐसे माइंस में ओपन कास्ट, ये ओपन कास्ट या क्वारी माइनिंग या फिर ओपन पिट माइनिंग करना संभव है? संभव है? इज इट पॉसिबल?
इज इट पॉसिबल? तो सारे फैक्टर देखते हुए हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये ओपन कास्ट के लिए सूटेबल होगा या फिर अंडरग्राउंड के लिए सूटेबल होगा। अगर इन द केस ओपन कास्ट इसमें हम लोग फैक्टर लगाते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग मेथड लगाते हैं, तो आपको 300 मीटर तक ओबी हटाना होगा, जिसमें कि हो सकता है 20 मीटर तक आपका मिट्टी, मोरम, क्ले या अदर पार्टिकल्स रहे, उसके बाद यहाँ से हार्ड सरफेस आ जाए जो कि ओबी के रूप में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक ओबी हटाते हटाते आप सोच सकते हैं कितनी कॉस्टिंग आएगी, कितने डीजल आपके खत्म कर जाएंगे, कितनी मशीनरीज लगेंगी, कितनी स्टाफ की पेमेंट लगेगी, ऊपर से आपका जो फॉरेस्ट विभाग का पेपर है वो भी कितने, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स कितने क्या हानि होगा। तो ये पॉसिबल आप बना सकते हैं, बाकायदा आपको यहाँ से प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ये कोयल्स निकालने में जितनी ओबी यहाँ तक पहुँचने में लगती है, हमारा जो कॉस्टिंग आएगी, सपोज दैट यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा जो कॉस्टिंग आएगी वो 200 करोड़ की कॉस्टिंग आई। और यहाँ से जो हमारा निकलते हुए अगर हम देखें तो ये ओनली हमारा 250 करोड़ तक प्रॉफिट आया। प्रॉफिट नहीं, सारा मिला के, यानी कि प्रॉफिट तो आपका 50 करोड़ ही आया प्रॉफिट। तो ऐसे केस में क्या माइनिंग करेंगे इसमें ओपन कास्ट? तो ऑब्वियसली 50 करोड़ के लिए हमें ओपन कास्ट में क्यों करें भाई। इसमें अगर अगर ये मेरा अंडरग्राउंड में कॉस्टिंग आती है 100 करोड़, 100 CR, एंड सारा कोयले की फॉर्मेशन या फिर इसको सेल आउट करते करते ये हमको 300 CR देती है, तो डेफिनेटली हम अंडरग्राउंड प्रोसेस से इसको एक्सकवेशन करेंगे। जो भी कोयला है उसको अंडरग्राउंड प्रोसेस से करेंगे, काहे का ओपन कास्ट लगाना, इतनी कॉस्टिंग देना। तो ये सब कहीं ना कहीं फैक्टर इन्फ्लुएंस देखते हैं कि कौन सा मेथड सुटेबल होता है। ठीक, उसके बाद अगर ओपन कास्ट में आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको मतलब कहने का मतलब ज़्यादा आपको वो तकलीफ फॉर एग्जांपल में डिस्टरबेंस ज़्यादा नहीं होगा ओपन कास्ट के केस में। बट अंडरग्राउंड के केस में आपको अगर डिस्टरबेंस करने के लिए आपके पास बहुत चीज हो, प्राकृतिक की जो आप खनिज या फिर प्रकृति को नुकसान करेंगे तो डेफिनेटली प्रकृति आपको भी नुकसान करेगी। तो यहाँ नुकसान के रूप में आप क्या देखेंगे अंडरग्राउंड के केस में भाई? 300 मीटर तक डीप जाना, यानी कि 1 मिनट मैं साफ कर लेता हूँ। तो 300 मीटर तक डीप जाना, यहाँ की पूरी सरफेस स्ट्राटा का लोड आपके माथे पे आएगा। ठीक, यहाँ की लोड के लिए सपोर्ट सपोर्ट लगाना, प्लस जूलॉजिकल डिस्टरबेंस में आपका में भी हार्मफुल गैस आ गया, हार्मफुल गैस, तो इसका भी उपचार करना। ऊपर से आपका जूलॉजिकल डिस्टरबेंस में डाइक, डी आई डी वाई सी के डी वाई सी के डी वाई के ई साइड डाइक, फिर सील, एस आई डबल सील, फिर और बेडिंग आ गई, बेडिंग। तो फिर आपको जो गैलरीज होती है या फिर फॉर्मेशन या डेवलपमेंट करने में दिक्कत आएगी। और भी जूलॉजिकल कंडीशन में अगर सपोज दैट इसके आसपास में विद इन 200 या 300 के मीटर में डैम्स या फिर कोई वाटर बॉडीज है, वाटर पॉन्ड, तालाब, कुछ भी हो, तो इसकी पानी आने का यानी कि चांसेस रहता है, माइंस भरने का चांसेस रहता है। ऊपर से सरफेस वाटर का भी चांसेस रहता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे
फैक्टर्स डिफेक्ट करते हैं आपका वेंटिलेशन सिस्टम। तो ये सब देखते हुए हम लोग माइनिंग को डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड लगाया जाए। तो ये उसी के बारे में कहा गया है, फैक्टर इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ माइनिंग मेथड। तो चलिए इसके इसके बारे में कुछ हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड ईयर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थर्ड ईयर की अंडरग्राउंड मेथड है। तो हम लोग अंडरग्राउंड मेथड में लॉन्ग वॉल या बोर्ड एंड पिलर जो देखेंगे, उसमें फैक्टर क्या इफेक्ट या एप्लीकेबिलिटी या उसमें प्रॉफिट या सुटेबल, ये सब देखेंगे। तो आप नोट डाउन कीजिए। तो जो हमारा मेजर पॉइंट इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ माइनिंग मेथड देखेंगे, तो उसमें सबसे पहला कंडीशन या फिर पहला फैक्टर जो होता है वो जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कि, जस्ट 1 मिनट, मैं इंक डाल रहा हूँ। तो जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या देखते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक प्रभाव होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भाई डिप्थ कितना है, कितना डिप्थ है, मैंने बताया था एग्जांपल की दौर पे। फिर डिप्थ के बाद आपका कोयले की ग्रेड क्या है, यानी कि कोयले की ग्रेड में कौन सा कोयला है या फिर कितनी वेराइटीज़ है, ये सब देखते हैं। ऐसे तो कोयल की ग्रेड अप्रोक्स 18 ग्रेड्स होती है, बट सबसे बेस्ट कोयल जो होती है वो बिटुमिनस की होती है। तो डिप्थ देखते हैं, ग्रेड देखते हैं, फिर शेप एंड साइज भी देखते हैं। शेप एंड साइज क्या, शेप एंड साइज आप शेप एंड साइज मतलब आप फॉर्मेशन बोल सकते हो, कोयले की डिपोजिशन कैसी है, डिपोजिशन कैसी है। इसके बाद और थिकनेस ऑफ स्ट्राटा, थिकनेस ऑफ स्ट्राटा, और एक पॉइंट है रॉक स्ट्रेंथ, रॉक स्ट्रेंथ, ठीक। शेप एंड साइज को आप थिकनेस ऑफ स्ट्राटा ही लिखिए तो बेस्ट रहेगा। तो जूलॉजिकल कंडीशन में आपका डेप्थ यानी कि गहराई मैटर करेगा, ठीक। उसके बाद कोयले की ग्रेड, भाई फालतू ग्रेड है या फिर बेकार ग्रेड है, कोयला वहाँ बढ़िया नई फॉर्मेशन है, तो फिर हम लोग क्यों उसमें करें। फिर डिपोजिशन देखेंगे कि किस टाइप का डिपोजिशन है, या तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल, और कितने उसकी जो स्ट्राटा होती है, स्ट्राटा की डिपोजिशन कितनी है वो देखेंगे। फिर इसमें थिकनेस ऑफ स्ट्राटा देखेंगे, कितनी लेयर की डिपोजिशन है, कितनी लेयर की स्ट्राटा है। उसके बाद
जो रॉक स्ट्रेंथ होता है वो भी देखेंगे। रॉक स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं RMR के जरिए से, रॉक मास रेटिंग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो रॉक स्ट्रेंथ से निकालने का मतलब ये होता है कि जो डिप्थ जाएंगे वहाँ किस टाइप का सपोर्ट चाहिए और कितनी सपोर्ट आपकी इफेक्टिव सपोर्ट होनी चाहिए। तो ये सब सारे जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस में देखेंगे। इसको अगर चाहूँ तो एक एक करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेड को भी डिफाइन कर सकते हैं, डिपोजिशन को भी, थिकनेस ऑफ स्ट्राटा, रॉक स्ट्रेंथ, सबको डिफाइन करेंगे। बट मैं आपको नोट्स दे देता हूँ, बातें आपको समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, आप वहाँ से डिफाइन करके आप समझ लीजिए, या फिर वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन में, इसमें आर्थिक स्थिति कितनी होगी, उसमें कंडीशन की प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है। इसके बाद जो कॉस्टिंग आएगी माइनिंग की, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, इसमें माइनिंग की कितनी कॉस्ट आएगी ये देखेंगे। इसके बाद बस इतना ही है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस तो खैर लॉस तो नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग लॉस के लिए भी इतनी मेहनत या फिर इतनी मगजमारी नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड माइनिंग कॉस्ट, फिर स्टाफ कॉस्ट या फिर वर्कर कॉस्ट, ये सब देखते हैं। वर्कर कॉस्ट, मशीनरीज कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, या जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड आएगी, या फिर जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड कंडीशन होगी वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन में देखेंगे। इसके बाद टेक्निकल वर्केबिलिटी, मतलब टेक्निकल वर्केबिलिटी मतलब आपको किस तरह का टेक्निकल वर्किंग करना है जिससे आपकी सेफ्टी बना रहे, किसी किसी की जान या किसी सामान की नुकसान ना हो, या फिर मशीनरीज की नुकसान ना हो। तो सबसे पहले इसमें सेफ्टीज एंड एफिशिएंसी देखेंगे, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, ठीक। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में बहुत सारे हो गए ना, आपके प्लांट कटेंगे, फिर वहाँ के जो भी एनिमल्स या बर्ड्स होंगे वो उस पर भी इफेक्ट आएगा। पोल्यूशन क्या है, वहाँ की सस्टेनेबिलिटी एंड लोकल रेगुलेशन, इसमें जो है पहला पोल्यूशन, फिर आप नेचर्स बोल सकते हैं, नेचर्स तो खैर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ही हो गया। फिर पोल्यूशन के बाद सस्टेनेबिलिटी, ये क्या कहती है कि द नीड ऑफ सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस सच एज minimizing the waste and preventing land becoming the increasing important in mining industry। सेंसिबिलिटी मतलब जिस चीज में हम लोग माइनिंग कर रहे हैं वो तो फिर आपकी बिगड़ जाएगी ना, फिर उसको आपको ऐसे ऐसे मतलब गड्ढा कर देने के बाद तो वो तो बेकार हो जाएगा। तो वो आपको री रिक्लाइनेशन भी करना है, मतलब माइनिंग प्रोसेस करने के बाद उसको आपको एज इट इज छोड़ नहीं देना है, उसमें भरपाई करके उसको भर के रिक्लाइनेशन भी करना है, रिक्लाइनेशन। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में वहाँ का कंडीशन जो होगा
अगर आप पेड़ पौधे काटेंगे या फिर ऊपर में अगर किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो भी तो खराब होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर या तो किसी की प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो भी तो खराब होगी, बिल्डिंग्स या फिर किसी की होम। उसके बाद पोल्यूशन, पोल्यूशन, हाँ पोल्यूशन में आप एयर पोल्यूशन भी देख सकते हैं। उसके बाद साउंड पोल्यूशन भी देख सकते हैं कि भाई मशीनरी चलेगी कितनी साउंड में चलेगी, कितनी डीबी रहेगी। एज ए 90 डीबी तो 80 से 90 डीबी तक ही साउंड एफिशिएंसी रहनी चाहिए। अदरवाइज 120 भी डेंजरस होती है, बट माइंस में ऐसा छोटा मोटा होता रहता है साउंड पोल्यूशन को लेके। इसके बाद रिक्लाइनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ भी आपके दिमाग में आए तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये सारी जो इन्फ्लुएंस होती है मेथड ऑफ वर्किंग चॉइस करने की, सारे चीज़ को देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई अब कौन सा मेथड यूज़ करना है। ओके, आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको, तब तक मैं सिलेबस देख लेता हूँ। तो हमने अभी तक सिलेबस कहाँ तक कवर किया? पहला कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ वर्किंग हमने क्लासिफाई करके दिखाया कि ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड मेथड कितने टाइप्स के होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन के बाद हमने वेरिएंट ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड भी बताया। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड भी देख लिए। डिज़ाइन ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड जिसमें कि साइज, पैनल, बैरियर्स, पिलर्स, ये सब देखे थे। और आज की हमारी रहेगी, आज की क्लास जो चल रही है फैक्टर इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ माइनिंग मेथड, ये देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग 4 टॉपिक या 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब चलिए अंडरग्राउंड माइनिंग थर्ड ईयर देख रहे हैं। तो अंडरग्राउंड माइनिंग की जो एप्लीकेबिलिटी या फिर सूटेबल या फेवरेबल कंडीशन या फिर सरकमस्टांसेस क्या होगी या फिर इन्फ्लुएंस देखेंगे अंडरग्राउंड मेथड की, जिसमें कि ओपन कास्ट की जिसमें कि बोर्ड एंड पिलर मेथड को भी इन्फ्लुएंस देखेंगे एंड लॉन्गवॉल मेथड के भी इन्फ्लुएंस देखेंगे। ओके, आप नोट डाउन कीजिए। इन द केस अगर आपकी डिप्लोमा थर्ड ईयर में क्वेश्चन आता है या फिर आपसे पूछा जाता है कि बोर्ड एंड पिलर की इन्फ्लुएंस बताइए या फिर एप्लीकेबिलिटी एंड कंडीशन बताइए या फिर सूटेबिलिटी ऑफ बोर्ड एंड पिलर, फेवरेबल कंडीशन या सरकमस्टांसेस, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे बोर्ड पूछती है तो आपको ये सारे जो पॉइंट होती हैं वो लिख देनी है। यानी कि एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, सरकमस्टांसेस क्या रहेगी, उनकी सूटेबल कंडीशन क्या है बोर्ड एंड पिलर मेथड की, या फिर फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि पिलर की जो सिम की जो थिकनेस होती है वो थिकनेस मिनिमम 1.5
मीटर से लेके 3 मीटर तक गुड रखी गई है, यानी कि गुड ऑफ वर्किंग रखी गई है। कहता है कि सुटेबल फॉर थिक थिक सिम, जो थिकनेस जो होगी सिम की वो कितनी होगी 1.5 मीटर टू 3 मीटर। कहता है सुटेबल फॉर थिक सिम्स बिटवीन 1.5 मीटर टू 3 मीटर्स। तो ये थिक सिम होनी चाहिए, ठीक, बोर्ड एंड पिलर में थिक सिम होनी चाहिए। आप समझ लीजिए कि अगर कोई सिम हमारा ये एक सिम है, ठीक, ये 1.5 मीटर है, तो ये फिर गुड कंडीशन में आ गई बोर्ड एंड पिलर की मेथड में, और यही सिम हमारा 3 मीटर है तो एज ए वेरी गुड है ये, ठीक है, क्योंकि सिम की जितनी मोटाई रहेगी सिम की, आपको पिलर बनाने में सपोर्ट उतना आप पिलर पे आएगा, और सपोर्ट को वो स्ट्रेंथ करके रखे, मतलब स्ट्रेंथ उसकी पिलर की ज़्यादा रहेगी, इसलिए ये थिक सिम कंडीशन है। इसके बावजूद भी अगर ये एक सिम आ जाती है फर्स्ट सिम, और बीच में ओबी आ जाती है 5 मीटर की, तो फिर यहाँ से इसके नीचे अगर फिर से यहाँ पे अगर सिम आ जाती है आपकी कोयल की 3 मीटर की, तो ऐसे केस में यहाँ कंटिन्यूअस माइनिंग चलाते हैं, यानी कि 2 तल्ला माइनिंग चलाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर माइनिंग हो गई, ये सेकेंड फ्लोर माइनिंग हो गई, और दोनों बोर्ड एंड पिलर के ही मेथड से चलती है। और इसमें बहुत सारे कंडीशन भी होता है, तो वो कंडीशन जब अगर सिलेबस में होगी तो हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आप एप्लीकेबिलिटी समझिए, कंडीशन समझिए। तो पहला थिक सिम होने चाहिए बिटवीन 1.5 मीटर टू 3 मीटर। उसके बाद कहता है सुटेबल फॉर फर्स्ट डिग्री गैसीज सिम, यानी कि जो फर्स्ट डिग्री की गैसीज सिम है उसके लिए ये सुटेबल है। सिम आपको मैंने बताया था कि मैंने माइंस बताया था कि माइंस अंडरग्राउंड में 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट डिग्री गैसीय सिम्स, सेकंड डिग्री गैसीय सिम्स एंड थर्ड डिग्री गैसीय सिम्स। इसमें क्या होता है फर्स्ट डिग्री गैसीय सिम्स में कि आपका जो इन्फ्लेमेबल गैसेस होती है वो 0.1 मीटर से कम रहती 0.1% से कम रहती है, और जो रेट ऑफ प्रोडक्शन रहती है वो 10 मीटर क्यू से कम रहती है। ये सब हम लोग आगे डिफिनेशन में देखेंगे। या फिर फर्स्ट ईयर में आप अगर हमारी वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको गैसीय सिम्स एंड टाइप्स ऑफ गैसीय सिम्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट डिग्री के लिए गैसीय सिम्स के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद कोयल हैविंग एडिक्वेट क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ से आप समझ लीजिए एक तरह का स्ट्रेंथ है। अगर कोई भी कोयल, हाँ सपोज दैट एक कोयल का टुकड़ा हमारे पास है, और उसको अगर हम दो कोयला का टुकड़ा अगर हमारे पास है और दोनों को हम लोग कोलिजन करें और वो चूर चूर हो जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीकनेस है। तो एज ए पिलर पे सपोर्ट आने के लिए जो कोयले की स्ट्रेंथ होती है वो गुड एंड वेरी गुड कंडीशन में रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे ही हमारा पिलर बनता है, जो लोड रहती है, तो ये ऊपर का जो सरफेस की लोड रहती है वो पिलर में क्षमता इतनी होनी चाहिए कि ऊपर की लोड सह सके। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ यहाँ अच्छी होनी चाहिए, और ये हमेशा बचाती है किससे, कोलेप्स होने की, पिलर को कोलेप्स होने से बचाती है। कोयल हैविंग एडिक्वेट क्रशिंग स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट पिलर कोलेप्स, COLLSPSE कोलेप्स। तो बोर्ड में आपको शायद दिख रही है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, प्रिवेंट पिलर कोलेप्स। उसके बाद पॉइंट कहता है इवन एप्लीकेबिलिटी फॉर जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस। आप जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं, मतलब कि इन द केस ओपन कास्ट आप यूज कर रहे हैं, ये ओपन कास्ट माइंस
यहाँ यहाँ करता हूँ मैं। इन द केस आप ओपन कास्ट यूज़ कर रहे हैं, कहीं ओपन कास्ट माइंस आप चला रहे हैं, ठीक है, और इसी के बीच आपका जूलॉजिकल डिस्टरबेंस आ गया। सपोज डैट बेड आ गया। बेड बेड जब आप वर्किंग में देखेंगे ना, फॉर्मेशन होती है, तब बेड की भी फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि ना तो वो पूरी तरह से कोयल होता है और ना पूरी तरह से ओबी होता है। या फिर हम लोग मान लेते हैं कि जूलॉजिकल डिस्टरबेंस में आपका डाइक एंड सील आ गया, DYKE, डाइक एंड सील आ गया, ठीक। यहाँ तक ये आपका ऐसे फॉर्मेशन बनते जा रहा बेंच का, ठीक। यहाँ पे आपका मशीन्स लगा हुआ है, मशीन्स लगा हुआ है, एक्सकवेटर मशीन्स लगा हुआ है, ये इसकी बकेट है, ओके। ये चेन क्लोरर मशीन्स। सपोज दैट यहाँ आपने क्या करा, यहाँ तो ये आपका कोयल है, इजी तरीके से आपने कटिंग कर दिया, तो ये कटिंग आगे करते करते हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं। ये मशीन अगर कटिंग करते करते आगे यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, ठीक है, हमने यहाँ मशीन लगाया और कटिंग करते करते ये यहाँ तक पहुँच गई। अब क्या है, यहाँ का बेंच का जो फॉर्मेशन है, यहाँ से इतना फॉर्मेशन है, ये डाइक शील्स या बेड बेड है, बेडिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जब वर्किंग पे आइएगा तो रीजनल लैंग्वेज ही मैक्सिमम यूज होती है, तो यहाँ पे आप बेडिंग आ गई फॉर्मेशन, ठीक। अब बेडिंग को जैसे ही आप यहाँ मशीन लगाते हैं, एज ए मशीन आपकी उठ के यहाँ आ गई, ओके ओके, मशीन उठ के यहाँ आ गई, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ से आपका डंपर जा रहा है, डंपर। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर बेडिंग आ जाती है तो जो डंपर रहेगा आपका आगे नहीं बढ़ पाता है, डंपर आगे नहीं बढ़ पाता। वो किस लिए? क्योंकि स्लिपरी रहती है बेडिंग, ठीक एंसाइल डिस्टर्ब करती है चक्के को रोल करने के लिए। आप कितने भी लोड गियर लगा लो, 4V लगा लो, बट बेडिंग पे नहीं चल पाती है। तो इस तरह का कंडीशन आपको ओपन कास्ट में देखने को मिल सकता है, आपको ये डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है। बट इन द केस अगर यही डिस्टरबेंस अंडरग्राउंड के केस में रहे, यहाँ पे डाइक या सील आ गई, तो ऐसे आप क्या करेंगे, डाइक और सील को एज ए सपोर्ट देके जहां तक बन पाता वहां तक पिलर बनाएंगे, अगर नहीं बन पाता तो उसके आगे से पिलर बनाएंगे। तो ये जो जूलॉजिकल डिस्टरबेंस होता है, ये अंडरग्राउंड के कंडीशन में आप एक बेहतर उपाय कर सकते हैं। बट ओपन कास्ट के कंडीशन में आपको पहले फिर ये पूरी मतलब आपको हॉल रोड बनाने के लिए या फिर जो टिपर्स की लाइन रहेगी वो आपको सुटेबल करनी होगी। तो इस तरह का कंडीशन में आप बोर्ड एंड पिलर मेथड यूज कर सकते हैं। सपोज दैट ये कम थिकनेस की है, मान लीजिए 5 या 6 मीटर की थिकनेस है। इन द केस बेडिंग आपका ज़्यादा रहे तो बहुत कंडीशन खराब हो सकता है। मशीन से आपको साइड कास्टिंग या फिर उस बेडिंग को उठाने में कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, और यहाँ पे कॉस्टिंग आपको बोर्ड एंड पिलर में कम आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जूलॉजिकल कंडीशन में भी बोर्ड एंड पिलर बेस्ट उपाय है। इसके बाद कहता है अल्सो एप्लीकेबल इन पॉपुलेशन एरिया। पॉपुलेशन एरिया मीन्स क्या, कि अगर सरफेस पे कोई पॉपुलेशन एरिया जैसे एनिमल्स, बर्ड्स या फिर ह्यूमन बींग्स या फिर बिल्डिंग या सरफेस फीचर्स है, या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो एज ए आप नोटिस दे के या फिर DGMS से अप्रूवल लेके आप उसके अंदर भी बोर्ड एंड पिलर यूज कर सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ओपन कास्ट करेंगे तो जितने सरफेस फीचर्स होंगे वो सारे आपको हटाने पड़ेंगे, उनकी नियोजन देनी होगी या फिर मुआवजा देना होगा। और जितने भी एनिमल्स है उनका इधर, मतलब वैसे तो एनिमल्स ज़्यादा कुछ होते नहीं, बट फिर भी जो भी होते हैं, जैसे
जनरल एनिमल्स में बंदर हो गए, मोर पंछी हो गई, या फिर पक्षी पंछी हो गई, ये सबको थोड़ी बहुत मतलब जो भी है वो ओपन कास्ट में दिक्कत करती है। बट इन बोर्ड एंड पिलर also applicability in population area surface features where buildings and forest are live या लिविंग। तो वैसे कंडीशन में भी बोर्ड एंड पिलर बेस्ट है। इसके बाद कहता है कि आपको लॉन्ग पिलर भी रखना है बोर्ड एंड पिलर में। अगर पिलर आप बना रहे तो लार्जर पिलर भी रखना है, लार्जर पिलर रखना है, ठीक है। तो इस तरह का फेवरेबल कंडीशन आप देख सकते हैं BNP मेथड में। आप नोट डाउन कीजिए, मैं इंक डालता हूँ। इसके बाद अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं पॉइंट में तो स्टीपली इंक्लाइनेशन भी आप लिख सकते हैं कि भाई बोर्ड एंड पिलर इंक्लाइनेशन बनाने के लिए भी सूटेबल कहते हैं, ठीक है। इंक्लाइन बना सकते हैं आप, और इंक्लाइन में कम खर्चे आएंगे बशर्ते एक्सीडेंट भी का मैटर बहुत कम रहता है इंक्लाइनेशन में। बट सांप के कंडीशन में आपको बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है और खर्चे भी ज़्यादा आते हैं उसमें। ठीक है, एक पॉइंट आप स्टीपली इंक्लाइनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद पॉइंट वाले लिखिएगा सूटेबल फॉर स्टीपली इंक्लाइनेशन। मतलब ये अगर आपका कोयला है, कोयला का फॉर्मेशन है और ये ओबी है, तो आप यहाँ से एक इंक्लाइन बनाइए। इंक्लाइन एक ट्रैवलिंग रास्ता होता है जो कि अंडरग्राउंड को जाता है, ठीक। तो स्टीपली इंक्लाइनेशन आप बना सकते हैं और आप कोयले तक पहुँच सकते हैं और एक इंक्लाइनेशन हॉलेज के लिए रख दीजिए। तो ये स्टीपली इंक्लाइनेशन के लिए भी सूटेबल होती है। और इसमें अगर पॉइंट रखना है आपको तो एक पॉइंट अननाउन सिम पे भी आप इसमें सूटेबल हो सकता है। अननाउन सिम मतलब वर्जिन सिम, जिसके बारे में आपको कुछ मतलब वहाँ कोई वर्किंग नहीं की गई होगी, जगह भी नहीं है ना। अननाउन सिम, ठीक है, इसके लिए भी सूटेबल होता है बोर्ड एंड पिलर के लिए भी, कि सिम का फॉर्मेशन वहाँ कैसा है। अगर आपको इस कंडीशन में नहीं पता तो बोर्ड एंड पिलर से आप यूज़ करके आप कंडीशन देख सकते हैं। अगर अगर यही आप ओपन कास्ट में देखेंगे कि भाई सिम का फॉर्मेशन कैसा है, और आपने ओपन कास्ट चला दिया, बाद में पता चला कि सिम का फॉर्मेशन बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में है नहीं कोयला, और फॉर्मेशन भी, थिकनेस भी, और कोयल की ग्रेड भी ख़राब है, तो फिर आप ओपन कास्ट में इतने सारे कॉस्टिंग लगाएं तो वो बेकार चली जाएगी। बट इन द केस ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड में आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। तो ये भी एक सुटेबल कंडीशन होता है। उसके बाद अननाउन सिम में आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि एक फॉर्मेशन यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ ओबी है, फिर एक फॉर्मेशन यहाँ है। तो ऐसे केस में आप दुतल्ले फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दुतल्ले माइंस चला सकते हैं। बट यही अगर ओपन कास्ट है तो एक फॉर्मेशन आपने यहाँ से यहाँ मिट्टी हटाया,
या फिर ओबी हटाया, फिर एक फॉर्मेशन, फिर यहाँ से इतना देखेंगे कि भाई 15-20 100 मीटर तक और ये है मतलब ओबी है, तो भाई इतना इतना कौन करेगा, इतना इतना मटेरियल हैंडल कौन करेगा। तो इसको आप ना करके आपकी जो कॉस्टिंग आएगी ज़्यादा आ जाएगी। तो इससे बेस्ट है कि भाई BNP मेथड लगा दीजिए, बोर्ड एंड पिलर मेथड लगा दीजिए, कॉस्टिंग भी कम आएगी, आपकी इकोनॉमिक भी बचेगी और प्रॉफिट भी होगा। तो इस तरह के अनाउंस में आप ये समझ सकते हैं। कोल स्ट्रेंथ तो हो गया भाई, उसके बाद रूफ एंड फ्लोर स्टेबिलिटी। हाँ, आप ड्यूरिंग फॉर्मेशन अगर बोर्ड एंड पिलर करते हैं तो आपकी नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, रूफ एंड फ्लोर ये सूटेबल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सूटेबल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ड्यूरिंग फॉर्मेशन, ड्यूरिंग डेवलपमेंट लिख दीजिए, डेवलपमेंट। रूफ एंड फ्लोर को स्टेबिलिटी निर्भरता मतलब सिक्योर होना चाहिए। रूफ एंड फ्लोर स्टेबिलिटी मतलब एक होता है ना कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मतलब पैक्ट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज में जब आप टाइट बोल सकते हैं, टाइट होना चाहिए। सुदृढ़ता बोलता, सुदृढ़ता, दृढ़, दृढ़ निश्चय। तो जो कहने का मतलब है, जो दृढ़ वर्ड होता है वो स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं, सुदृढ़ता। ये सुदृढ़ता, ये हिंदी वर्ड थोड़ी डिफिकल्ट होती है प्रोनाउंस करने में। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं। फिर अगर पॉइंट अगर आप देखा जाए, सिम की कंपोजिशन, द सिम शुड बी फ्री ऑफ एक्सेसिव स्टोन डस्ट। हाँ, सिम कंपोजिशन भी एक मेजर कंडीशन भी होती है बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ वर्किंग की। सिम कंपोजिशन मतलब जो जो कोयला है या जो बेड है कोयला का, उसमें कोई डर्ट उट नहीं होना चाहिए। डर्ट क्या मतलब पार्टीशन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई अनवांटेड थिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब जो कि कोयले के सिवा अदर कुछ भी मिल जाता तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का फेवरेबल कंडीशन है। इतना पॉइंट लिखने लिखने के मतलब कितने पॉइंट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 पॉइंट आप अगर एग्जामिनर के पास रख देते हैं तो काफ़ी मात्रा में आपको मतलब एज ए फुल मार्क्स इजीली मिल सकता है। और कोई भी क्वेश्चन आपको एक टॉपिक या एक ब्रीफ करने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको पूछेगा ऐसे कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस या फिर व्हाट इज द सुटेबल कंडीशन फॉर of board and pillar method, and write its advantage and disadvantage। तो एक ही क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला पहला तो सुटेबल कंडीशन इसी में लिख देगा, फिर आपको बोलेगा एडवांटेज भी बताइए, फिर इसके बाद भी डिसएडवांटेज बताइए, और उसके बाद भी जो प्रॉब्लम फेसेस होंगे उसमें क्या क्रिएट आएगी प्रॉब्लम, वो भी बताइए। तो वो सब भी आपको लिखना होता है। अगर इसी में मैं लगभग 3-4 पेज लिख दूं या बता दूं तो आपको ऑलमोस्ट टाइम भी कम रहेगा लिखने के लिए, और भी क्वेश्चन देखना होता है। तो 10 पॉइंट आप रखिए, काफ़ी है, इनफ है। 9-10 पॉइंट भी काफ़ी है। फिर एडवांटेज में आप 5-6 पॉइंट या 10 पॉइंट रखिए, काफ़ी है। उसके बाद भी अगर डिसएडवांटेज आता है तो उसमें भी 10 पॉइंट रखिए। तो ऑलमोस्ट आपका 3 से 4 पेज हो जाएंगे। 4 पेज में आपका जो जो भी चेक या एग्जामिनर होंगे वो डेफिनेटली फुल मार्क्स दे ही देंगे, बशर्ते आपको सारा प्रॉपर तरीके से सजा के लिखना होगा। पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम में लिखिए, बेस्ट रहता है। ऐसे पढ़ने में थोड़ी आसानी और एज ए लुकिंग भी अच्छी आती है, और एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई बंदा पढ़ा लिखा है। तो पॉइंट बाय पॉइंट ही कोई भी आंसर को देने की कोशिश कीजिए। तो आज की क्लासेस यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ बोर्ड एंड पिलर।
फिर डिसएडवांटेज देखेंगे, फिर आगे की जो सिलेबस रहेगी वो हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।